Acute abdomen, general symptom and sign of abdominal surgical disease। जैसे कि आप जानते हैं कि when any patient comes with severe abdominal pain that is called acute abdomen। यदि कोई पेशेंट पेट में तेज़ दर्द की तकलीफ़ लेकर के आपके पास आता है तो उसको हम एक्यूट एब्डोमेन का केस मानते हैं, क्योंकि एब्डोमेन में बहुत सारे रिलेटिव विसराज हैं जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट शुड बी इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटेड एंड मेक डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन। तो इन केस ऑफ जीआईटी को हम जो नॉर्मल पार्ट ऑफ जीआईटी है, जैसे आपको मालूम है कि ओरल कैविटी से शुरू होकर के फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाउन टू एनस, दी आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीआईटी। लेकिन हम जीआईटी को दो भागों में ख़ास तौर पे डिवाइड करते हैं, अपर जीआईटी ट्रैक्ट और लोअर जीआईटी ट्रैक्ट। अपर जीआईटी ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो ओरल कैविटी से इंटेस्टाइन तक, और लोअर जीआईटी का जो पार्ट है वो सीकम से लेकर के एनस तक जो है माना जाता है। तो यहाँ पर दो पार्ट, अपर जीआईटी एंड लोअर जीआईटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब सिम्टम की बात आती है तो जो अपर जीआईटी में इम्पॉर्टेंट सिम्टम अपीयर होते हैं बहुत सारी मेडिसिनल एंड सर्जिकल प्रॉब्लम में, देयर इज ऑल फर्स्ट डिस्फेजिया, सेकेंड पेन, थर्ड नोसिया एंड वॉमिटिंग, हेमेटोमेसिस एंड एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस like anorexia, dyspepsia, water brush and bulimia. So they are the important symptom of upper GIT, means the problem related from oral cavity down to small intestine. The first one, the dysphagia means difficult deglutition, second pain in abdomen, third nausea and vomiting, उल्टी होना nausea के साथ, and next hematemesis, उल्टी के साथ खून आना, और साथ में एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि अजीर्ण हो जाना, मुंह या ज़्यादा भूख लगना, जिसका बुलिमिया भी बोलते हैं। लोअर जीआईटी का जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है दैट इज़ पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, टेनिसमस एंड मेलिना, मतलब पेट में दर्द, कब्ज होना, दस्त होना, पेट में मरोड़ होना और स्टूल के साथ occluded blood आना, that is called melena. So they are the important symptom of lower abdominal site. So when you see in case of acute abdomen, as definition is concerned, तो जहाँ से कि हमने पहले भी आपको बताया कि यदि कोई यहाँ पर आता है तो दैट इज़ सर्जिकल इमरजेंसी है, जो कि पेट में तेज़ दर्द लेकर के आपके पास पेशेंट आ रहा है। ऐसे केसेस को आपको तुरंत इन्वेस्टिगेट करना होगा, आगे चल कर के इनको प्रॉपर डायग्नोसिस करके इमीडिएट ट्रीट करना पड़ेगा, उसको आप एक्यूट एब्डोमेन बोलते हैं। अब बात आती है पेन की। तो पेन इज ए प्राइमरी सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल डिजीजेस और वी कैन इन केस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। सो एब्डोमिनल पेन पड़ेगा। अब बात आती है कि पेन जो है किस तरीके का होगा। हियर द 3 टाइप ऑफ पेन परसिस्ट एग्जिस्ट। एब्डोमेन में 3 तरीके के दर्द मिलते हैं, पहला विसरल पेन, दूसरा पेराइटल पेन और तीसरा रेफर्ड पेन। विसरल पेन, पेराइटल पेन एंड रेफर्ड पेन, तो 3 तरीके का दर्द आपको दिखाई पड़ेगा। पहला पेन होता है विसरल पेन। विसरल पेन एक्चुअली स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व फाइबर की वजह से होता है, जो हॉलो और सॉलिड ऑर्गन है उनमें खिंचाव की वजह से या दबाव की वजह से विसरल पेन होता है, जो कि इट ऑकर अर्ली एंड पुअरली लोकलाइज, जो अर्ली आएगा और पुअरली लोकलाइज होगा। और कभी कभी ये इस्चीमिया या तो ये विसरल पेन, मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या विसरा में दर्द हो रहा है, इसको हम विसरल पेन कहते हैं। दूसरा होता है पेराइटल पेन। ये पेराइटल पेन तब होगा जब खास तौर पे पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट होगा,
तो जब भी पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट होगा तब इस तरीके का पेन होगा। इट इज़ काज्ड बाय इरिटेशन ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियम नर्व फाइबर। जब पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी इस प्रकार का दर्द होता है। तो पेराइटल पेन जब भी होगा इसका मतलब ही हुआ कि पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड, रेफरल पेन मीन्स पेन इज फेल्ट एट द साइट अवे फ्रॉम द पैथोलॉजिकल ओरिजिन या ऑर्गन। जहाँ पर प्रॉब्लम है उसके अलावा भी दूसरे साइड पे दर्द होगा उस साइड के साथ ही साथ, तो उस पेन को हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। एट द साइड अवे फ्रॉम पैथोलॉजिकल ऑर्गन, जो ऑर्गन की पैथोलॉजी है उससे अवे दूरगामी जो है दर्द होगा उसको हम रेफरल पेन बोलते हैं या रेफर्ड पेन बोलते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि गाल स्टोन की प्रॉब्लम है, कॉलिसिस्टाइटिस प्रॉब्लम है, उसका दर्द इंफ्रास्केपुलर रीजन में स्केपुलर रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो ये लोकेशन जो साइट है ये डिफरेंट हमने आपको फिगर में दिखाई है कि किस तरीके से रेफरल पेन डिफरेंट लोकेशन में दिखाई पड़ता है। जहाँ जहाँ दर्द होगा उसके अलावा भी कहाँ दर्द होता है, क्योंकि लोकेशन साइट की जो पैथोलॉजी है उसके अलावा भी पेन रेफर्ड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेफरल पेन। तो 3 तरीके का दर्द होगा, विजरल, पेराइटल एंड रेफरल। तो यहाँ पर जो एक्यूट एब्डोमेन है, तो यहाँ पर एक्यूट एब्डोमेन की जो अप्रोच है पेशेंट की वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ एब्डोमिनल पेन टू सिस्टम, और दूसरा टोपोग्राफी, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 4 क्वाड्रेंट एब्डोमेन के होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर, उसके आधार पे आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो पेन की है वो 3 मेन कैटेगरी दिखाई पड़ती है। इम्पॉर्टेंटली तो 2 ही होती है, लेकिन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम आपको बता रहे हैं। पहला, इंट्रा एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन के अंदर के कारणों की वजह से होता है उसको हम इंट्रा एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। जैसे जीआईटी के जो विसराज हैं, जीआईटी में जो विसराज हैं उनमें कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, लाइक पेनक्रियाटाइटिस हो गया, डेक्रोसिस्टाइटिस हो गया, रीनल साइट में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से रीनल कोलिक हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल पेन, अंदर की वजह से। दूसरा होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेन, जो दूसरे बाहरी कारणों की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से एब्डोमेन में दर्द हो रहा है। जैसे कार्डियोपल्मोनरी कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से कई बार एब्डोमेन में दर्द हो जाता है, न्यूरोजेनिक पेन है, साइकिक पेन है, तो उसकी बाहर कारणों वजह से यदि एब्डोमेन में दर्द होता है हम उसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। और तीसरा होता है नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन, जहाँ कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है फिर भी पेट में दर्द हो रहा है, उसको हम नॉन स्पेसिफिक पेन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए एब्डोमिनल टोपोग्राफी हमने दिखाई है कि 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 2 अपर राइट लेफ्ट, 2 लोअर राइट लेफ्ट, और इन्हीं के लोकेशन में जो नीचे ऑर्गन है उसमें दर्द हो सकता है। तो जब कभी भी केस आता है एब्डोमिनल पेन का, जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट डाउन करनी है, उसमें पहला होता है कि पेन का ड्यूरेशन क्या है, क्या वो नासिया वॉमिटिंग के साथ है, कोई भी किसी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है वॉमिटिंग के साथ, यूरिनरी कोई ट्रबल है उसको, बॉवल हैबिट में कोई अल्ट्रेशन हुआ है, ब्लड में, स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्लूटेड ब्लड या फ्रेश ब्लड, उसकी फूड हैबिट क्या है, इनकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नोट डाउन। अब बात आती है, यदि आप देखें तो यदि केस है तो उसमें ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना पड़ेगी। तो हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे महिलाएं जिनमें हैं तो बहुत सारी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है, तो वहाँ पर हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इम्पॉर्टेंटली पेन के संबंध में पेन का लोकेशन, क्वालिटी ऑफ पेन क्या है, कितना सीवियरिटी है, ऑनसेट किस तरीके का है, ड्यूरेशन ऑफ पेन कितनी देर से हो रहा है, और क्या एग्रेवेटिंग फैक्टर हैं या एम्लोरेटिंग फैक्टर हैं, ये इम्पॉर्टेंटली आपको नोट करना है। जीआईटी सिम्टम क्या मिल रहे हैं, गैस्ट्रोयूरिनरी कोई सिम्टम मिल रहे हैं, जेनाइटोयूरिनरी कोई सिम्टम मिल रहे हैं, वेस्कुलर कोई सिम्टम मिल रहे हैं, ये आपको सबको नोट करना है, तभी आगे चल कर के फाइनल डायग्नोसिस बनाने में
पेशेंट में हेल्प होगी। तो अब हिस्टोलॉजिकल फीचर यदि कोई है, कोई हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें कि रिसेंट करंट मेडिकेशन क्या चल रहा है, पहले हॉस्पिटल गया है, कोई ऑपरेशन हुआ है, सिमिलर कोई कंप्लेंट पहले आई है, कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ की पास्ट हिस्ट्री है, कोई सोशल फैक्टर या मेंटल फैक्टर कोई इस तरीके से रहा है, उसकी कोई हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशन किस तरीके का है, टॉक्सिक एक्सपोजर तो नहीं है, ड्रग्स तो नहीं लेता है कोई, इस तरीके की पूरी हिस्ट्री जो है आपको नोट करना पड़ेगी, जो कि आपको पेन के रिलेशन में आगे चल कर के डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है नॉसिया एंड वॉमिटिंग। नॉसिया वॉमिटिंग इज़ कॉमन सिम्टम, बहुत कॉमन सिम्टम है, कई लोगों में देखने में आता है। लेकिन यही वॉमिटिंग यदि परसिस्टेंट हो जाए, लगातार उल्टी आती रहे, बहुत देर तक आती रहे, बार बार आती रहे, तो फिर वो इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल नेचर ऑफ वॉमिटिंग यदि है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर को शो करता है। कई बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पर प्रोजेक्टाइल नेचर ऑफ वॉमिटिंग हो जाता है। यदि बार बार हो रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन अपर लेवल में हो सकता है। यदि डिलेड वॉमिटिंग हो रही है, कांस्टेंट नॉसिया हो रहा है, तो लोअर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कि कई बार एपेंडिकुलर अफेक्शन में भी देखने को मिलता है। तो वॉमिटिंग का कारण क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कई बार माउथफुल वॉमिटिंग हो जाती है, पेशेंट वॉमिटस को मुंह में लाता है और मुंह में ही रखता है, पूरा वॉमिटिंग नहीं करता, तो ये पेरिटोनाइटिस का फीचर है, माउथफुल वॉमिटिंग। तो माउथफुल वॉमिटिंग पेरिटोनाइटिस के केसेस में देखते हैं, क्योंकि पेशेंट को मूवमेंट से दिक्कत होती है, जबकि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन में प्रोजेक्टाइल नेचर की वॉमिटिंग देखने को मिलती है। फिर दूसरी बात है कि वॉमिटस में क्या आ रहा है, फूड है, जो कंटेंट्स हैं, फूड है या बाइल है या म्यूकस है, किस तरीके की कंटेंट, या ब्लड है, किस तरीके के कंटेंट जो है वॉमिटस में आ रहे हैं, वो भी आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं। और उनको भी आपको नोट करना चाहिए कि किस तरीके की कंटेंट जो है वॉमिटस में आ रहे हैं। एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस है, किस तरीके का है, ज़्यादा लग रही है भूख, कम लग रही है भूख, ये भी आपको आगे चल कर के डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेंगे। आइदर देयर में भी डिस्पेप्सिया और एनोरेक्सिया, भूख कम लग रही है, डिस्पेप्सिक है, अजीर्ण हो रहा है, या एब्सेंस ऑफ एपेटाइट है, तो ये भी आपको आगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स इनसफिशिएंट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। ये लोअर एब्डोमिनल सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का, जब कब्ज हो जाता है साधारण भाषा में। तो कब्ज 3 प्रकार का होता है। सिंपल कॉन्स्टिपेशन, जो यूजली रूटीनली हो जाता है, डाइटिक एरर की वजह से हो जाता है, आगे चल करके आप लेग्जेटिव्स लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, लेग्जेटिव्स फूड सब्सटेंस लेते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। इनकम्प्लीट कॉन्स्टिपेशन, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, रेक्टम में कैंसर होने वाला है या है, तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। और कई बार देखा जाता है कि ऑब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन में मिलेगा कि नाइदर पासिंग इन पेशेंट, नाइदर पासिंग गैस नॉर स्टूल, ना तो गैस पास हो रही है ना ही स्टूल पास हो रहा है, हम इसको ऑब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और एनीमा देने के बाद भी इसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, इस अवस्था को हम ऑब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम में इंटेस्टाइन के देखा जाता है, जिसको हम ऑब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और कई बार इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम अल्टर्ड बॉवेल हैबिट बोलते हैं, कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर डायरिया होने लगेगा, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर डायरिया होने लगेगा। तो इस सिम्टम, यदि ये सिम्टम है तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ बॉवेल हैबिट, और ये भी आपको कई बार देखने को मिल। और कई बार डायरिया मिलेगा, मीन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल बिकम फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड डायरिया। तो डायरिया भी बहुत सारे पेशेंट में परसिस्टेंटली किसी को यदि बार बार हो रहा है तो भी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम की तरफ वो इशारा करता है। टेनिसमस, यदि कांस्टेंट क्रैम्पिंग हो रही है एब्डोमेन में विदाउट सफिशिएंट इवैक्यूएशन, तो ये टेनिसमस से लक्षण कहलाता है। और कई बार ये भी सर्जिकल प्रॉब्लम में टेनिसमस भी फीचर के रूप में मिलता है। नेक्स्ट वन इज द मेलिना, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्लूटेड ब्लड इन स्टूल, दैट इज कॉल्ड मेलिना। तो मेलिना मीन्स खून आना स्टूल के साथ, यह मेलिना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तो ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम होते हैं अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट बताएंगे, जिसमें कि एब्डोमिनल सर्जिकल डिजीज़ में किस तरीके से जनरल और लोकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट हमको करना
पड़ता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।